हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी के साथ मैं एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स जो अगस्त मंथ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये एक पॉडकास्ट की तरह है, आप इसको सुनिए अच्छी तरीके से, 2-3 बार सुनिए, आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। हम यहाँ पर वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट मंथ में हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। भारत और मालवीय भारत और मालदीव के बीच मध्य ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर। तो ये क्या डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माले और भारत के बीच में एक नई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लागू हुआ है जिसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा गया है। ये माले की राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचे तथा मंत्रालय और मुंबई में स्थित कंपनी AFCON के मध्य समझौता जो था, हस्ताक्षर 27 अगस्त 2021 को हुआ है। उनके दौरान भारत मालदीव के मध्य एक ग्रेटर मालवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जो मालदीव की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे की परियोजना है। मालदीव जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत $100 मिलियन और 40 करोड़ की ऋण राशि की सहायता देगा। साथ ही साथ यहाँ पर LOC के वित्त के अनुसार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट लोन भी यहाँ पर भारत माले को देगा। यहाँ पर इस परियोजना के तहत 6.75 किलोमीटर का एक लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा जो यह माले की राजधानी जो है, मालदीव की जो राजधानी है माले, उससे कनेक्टिविटी बनाएगा कुछ द्वीपों की। इसका उल्लेख जो है सबसे पहले सितंबर 19 के अंदर किया गया था भारत के विदेश मंत्री द्वारा। LOC क्या है? तो LOC एक सॉफ्ट लोन होता है जो रियायती ब्याज दर पर, जो लो ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर दिया जाता है। तो ऋणकर्ता जो सरकार है वो उसको चुनती है देने के लिए, ये अनुदान नहीं होता है, एक तरह से एक सॉफ्ट लोन होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कोविड-19 में एशिया में एक रिपोर्ट जारी की गई है ADB के द्वारा। ADB जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसका शीर्षक जो रखा गया था कि इंडेक्टर ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2021 इसका शीर्षक था और इसकी तिथि जो थी 22 अगस्त 2021। यहाँ पर कम से कम गरीबी रेखा से नीचे जो लोग पहले 4 साल पहले गरीबी रेखा के अंदर जो बिलोंग कर रहे थे वो अब गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का हर देश के प्रति। यहाँ पर इस रिपोर्ट में भारत की वही चीज़ों को बताया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की आममर्रा की ज़िंदगी में कितना नुकसान उठाना पड़ा है। इस महामारी के तहत असमानता और अत्यधिक गरीबी को बढ़ावा दिया है। अत्यधिक गरीबी के कारण प्रतिदिन $1.90 से भी कम जीने के रूप में परिभाषित किया गया था, उससे भी लोग कम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट इस रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है कि कितना ज़्यादा लॉसेस यहाँ पर हो रहा है एक आम आदमी के ऊपर। ठीक है, साथ ही अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। वैश्विक युवा सूचकांक 2020 एक शीर्षक है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ये जारी जो की गई थी, ये राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी की गई थी, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट्स के द्वारा ये जारी की गई थी, जो इसकी तिथि थी 10 अगस्त 2021। इसका शीर्ष स्थान जो राष्ट्र रहा है वो सिंगापुर रहा है और निम्न स्थान पर चांद नाम का है वो देश रहा है। ये थी सूचकांक रिपोर्ट ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट, यूथ के लिए ये डेवलपमेंट के लिए थी। ये हर 3 महीने की 3 वर्षीय रैंकिंग होती है जो 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापती है। इसके अंदर युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेशी, शांति और सुरक्षा तथा राजनैतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर बताई गई है। 0 जो होती है न्यूनतम होती है और 1 जो उच्चतम स्कोर दिया जाता है इस रैंक के अंदर। तो ये है सूचकांक। और सूचकांक की स्थिति में अगर देखें तो 2010 से 2018 के बीच में 3.1% सुधार हुआ है, पर बहुत ही स्लो गति से हुआ है। अफगानिस्तान, भारत, रूस, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ में 5 ऐसे शीर्ष राष्ट्र शामिल हैं जिनके स्कोर में औसतन 15 से 15.74% की वृद्धि हुई है। लीबिया, सीरिया, यूके, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों का यहाँ पर 2010 से 2018 के बीच में गिरावट देखी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित किया है। चीन की औद्योगिकीकरण के अंदर कार्बन के उत्सर्जन को अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़े उत्पादन राष्ट्र में एक बार दिया है। तो उन्होंने कार्बन का यहाँ पर कम से कम एमिशन हो इसके लिए यहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो 2060 के अंदर तय किया जाएगा। ये बड़ी-बड़ी कार्बन उत्सर्जन की समस्याओं को उभरने के लिए अब चीन ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या है ये कार्बन एमिशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कटौती करना और समाप्त नहीं किया जा सकता है इसे
ऑफसेट करना, मतलब खत्म तो एक साथ नहीं होगा पर इसे धीरे धीरे कम किया जाएगा। ऐसा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कोयले के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे नवीन जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको लिमिट करके न्यू रिसोर्सेज जो जनरेट होंगे उन स्रोतों को स्थानांतरित करने के लिए कर सकता है। चीन का जो लक्ष्य है ये क्या है, मेन लक्ष्य, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से शहरीकरण की शक्ति को प्रदान करना चाहता है और जैव वाष्प ईंधन जो है उसके विकल्प को तलाश रहा है। चीन जुलाई 2021 में विश्व में सक्षम सबसे बड़ा कार्बन व्यापार बाजार खोला है, जिसमें उत्सर्जन की कमी, कीमत और वित्तीय के साथ में एक रूपरेखा तैयार की है। चीन जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मोपेड जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका उपयोग कर रहा है। चीन नवीनतम ऊर्जा स्रोतों को खोज रहा है, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी और हाइड्रोजन इंजन के बारे में प्रोत्साहित कर रहा है। साथ ही साथ देश में भंडारण, बैटरी जैसी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान पर भी व्यय कर रहा है। साथ ही साथ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के ऊपर नए नए विकास कर रहा है। साथ ही साथ वह उत्पादन में कोयले की मात्रा को, यहाँ पर संयंत्रों को, भूमिका को कम कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर भारत और अमेरिका ने एसजीपी के दूसरे संशोधन पर किया हस्ताक्षर। ये एसजीपी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एसजीपी जो है ये दूसरी बार ऐसा संशोधन हुआ है। तो वैश्विक विकास के लिए भारत और अमेरिका त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शन के सिद्धांत का बयान दिया है। तो इसके ऊपर 30 जुलाई 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्या है, ये सबसे पहले कब हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। तो ये सबसे पहले नवंबर 2014 के अंदर इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। समझौता क्या था? वैश्विक स्थिति और स्मृति के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी में योगदान की रेखांकित करना। ठीक है। इसके साथ में एशिया और अफ्रीका की भागीदारी, दोनों देशों के विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पहले संशोधन में इसकी वैधता 2021 तक बढ़ा दी गई थी। 2019 से 2021 तक इसकी वैधता बढ़ा दी गई थी। क्या है ये समझौता, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो समझौता था, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से एक सक्षमता, जो एक क्षमता होती है उसके निर्माण की गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। इस समझौते के अनुसार मुख्यतः जो उद्देश्य काम में लिए गए थे वो लिए गए थे मुख्यतः मुख्य रूप से कृषि, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा, महिला सशक्ति, आपातकाल की तैयारी, जल, स्वच्छ, शिक्षा और संस्थान निर्माण पर केंद्रित किया गया है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अल्जीरिया को मैक्सिको के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा। क्या हुआ है ये डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। तो अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्वक कार्य का हवाला देते हुए मोरक्को को अपने सभी राजनीतिक संबंधों को समाप्त करने की घोषणा 24 अगस्त 2021 को कर दी। यहाँ पर यह चीज, अल्जीरिया ने मोरक्को के पश्चिमी सहारा पर अवैध कब्जे और इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने सहित शत्रुतापूर्ण कृत जैसे कई कारणों का हवाला दिया और अपनी इसकी घोषणा कर दी। हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच में संबंध में काफी गिरावट आई थी। विशेष रूप से 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका के अंदर, तो उनके अधीन पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के कब्जे की मान्यता देने के बाद मोरक्को ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध की स्थापना के बाद रिश्तों में कड़वाहट सी आ गई थी। इसका निर्णय है जो वो लिया है अल्जीरिया के सख्त नाराजगी जताते हुए मोरक्को ने कब्जे के खिलाफ कड़े वेस्टर्न सहारा पॉलिसारियो फैट का समर्थन करता है। दोनों देश अफ्रीका के हैं। दोनों ही देश अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में सीमा जो है 1994 के अंदर पूर्णतः बंद थी, परंतु 1988 में दोनों देशों के संबंध बहाल किए गए जो अब तक जारी थे। अल्जीरिया का क्षेत्र जो है वो लिहाजा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व के टूनीशिया, पूर्व में लीबिया और पश्चिम में मोरक्को और दक्षिण में यहाँ पर देखा जाए तो सहारा, मैरियाना एवं माले और दक्षिण पूर्व में नाइजर से घिरा हुआ है। इन देशों की ज्यादातर हिस्सा जो है सहारा मरुस्थल का भाग है। मोरक्को जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसके पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण में जो है सहारा के सीमा साझा करती है। ये था अल्जीरिया और मोरक्को के बारे में राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चीन ने 3 बालक नीति को मंजूरी दी। क्या है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस नीति के तहत चीन की जो राष्ट्रीय विधेयक है, सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनके द्वारा 3 बच्चों की नीति, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, बच्चों की नीति जो थी उसे 20 अगस्त 2021 को औपचारिक रूप से अनुमोदन किया गया। एनपीसी, नेशनल पॉलिसी
लिस्ट ऑफ कांग्रेस की स्थापना समिति ने संशोधन में जनसंख्या एवं परिवार नियोजन कानून रिवाइज्ड पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग लॉ को पारित किया है। उसके तहत चीनी दंपति 3 बच्चों को पैदा कर सकते हैं। इसकी अनुमति दे दी गई है। कानून की अगर बात हम इसके दरमियान करें तो महंगाई के कारण दंपति कम बच्चे पैदा करते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा चिंता होता है उनकी सामाजिक और आर्थिक जो वृद्धि है उसको देखा जाता है। और नए कानून के तहत बच्चों के पालन पोषण व उनकी शिक्षा के खर्च को कम कर दिया गया है। साथ में परिवार के बोझ को भी कम किया गया है। वित्तीय कर, बीमा, शिक्षा, आवास और रोजगार संबंधित सहयोगात्मक कदम उठाया जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो जनसंख्यांकीय संकट गिरने की संभावनाओं को व्यक्त करता है और 60 वर्षों से ऊपर के लोगों की जनसंख्या बढ़कर 26.4 करोड़ हो गई है। इससे पिछले वर्ष में इसकी तुलना में 18.7% की वृद्धि हुई है। चीन में जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो 1980 के दशक में राष्ट्रपति डिंग शोंग ओंग पिंग के शासनकाल में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, जिसे लागू किया गया था। 3 दशक से अधिक समय से लागू एक बच्चे की पॉलिसी जो है वो चीन ने 400 मिलियन से भी अधिक जन्मों को रोक दिया है और दशक तक कठोर इस एक बालक नीति को यहाँ पर पालन किया गया, जिसके तहत नीति निर्माताओं के द्वारा देश में जनसंख्यात्मक संकट के कारण के रूप में दोषी ठहराया जाता है और चीन ने 2016 में सभी जोड़ों को 2 बालक पैदा करने की अनुमति दे दी है। ये थी चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी और इसके साथ हमने 1 चाइल्ड पॉलिसी भी डिस्कस कर ली है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तालिबान से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा। आई होप आपने इस टॉपिक के बारे में सुना ही होगा और लेटेस्ट तक भी यहाँ तक भी सारी तालिबान के इस डिस्कशन के बारे में डिस्कशन चलता है। चलिए डिस्कस करते हैं तालिबान के इस टॉपिक को। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम है। इसके अंदर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने सशस्त्र संघर्ष में देश की सरकारी सेना को परास्त कर वहां पर उसकी सत्ता पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, जिन्होंने देश की राजधानी काबुल में तालिबान के प्रवेश से पहले देश छोड़ दिया और संयुक्त अरब अमीरात में शरण प्राप्त की। इसी के कारण अफगानिस्तान में वैधात्मिक सत्ता का पालन हो गया। अगला देखते हैं कि अफगानिस्तान में लगभग 20 वर्षों से यह अमेरिकी सेना के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से वापस बुला ली जाएगी। ये था यहाँ का मेन मुद्दा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तालिबान के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि उन्होंने सत्ता पर कब्जा होने के बाद में क्या स्थिति है, तो तालिबान अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। तालिबान ने सबसे बड़ा परिवर्तन ही यही किया कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान उनका नाम बदल दिया है, उनका झंडा बदल दिया है और यहाँ पर शरिया कानून को लागू कर दिया गया है तथा महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस ने तालिबान के कब्जे का समर्थन करते हुए उनके नेतृत्व में अफगानिस्तान के साथ सहयोगीपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात कही है। साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। उसके बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने स्वयं को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। अमरुल्लाह सालेह जो हैं पंजशीर घाटी से हैं। यहाँ पर वह तालिबान की कभी भी कब्जा नहीं कर पाया है, तो पंजशील घाटी में राजधानी काबुल के पास में स्थित है। अमरुल्लाह सालेह फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। इससे पहले 2018 और 2019 में अमरुल्लाह सालेह जो हैं अफगानिस्तान के आंतरिकी मामलों के मंत्री भी रहे हैं। तब तालिबान के सह संस्थापक तथा उप नेता मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं वो अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति होने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। अब्दुल गनी ब्रादर है, उनका जन्म उल जकमा प्रांत में 1968 के अंदर हुआ था। वह अब्दुल तुरी अल-बुखुर्जा के बाद अफगानिस्तान के दूसरे नंबर के नेता हैं। वह तालिबानी शासन 1994 से 2001 के दौरान उप रक्षा मंत्री सहित कई प्रशासनिक पदों पर या फिर प्रशासनिक स्थान पर रहे हैं। बर्दर ने 1980 के दशक में सेवानिवृत्त सेना के खिलाफ भी अफगानिस्तान के मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। 1991 में रूसों ने अफगानिस्तान के बाहर निकलने के बाद प्रतिबंधित सरदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। उसके अंदर भी अब्दुल्ला गनी ब्रादर जो थे वो शामिल थे। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि इंडिया के काफ़ी जवानों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया और इंडिया के काफ़ी लोगों को यहाँ से निकाला गया। और भी यहाँ पर इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 2 अरब मिलियन डॉलर से भी अधिक के हैं। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर व्यय किया है भारत ने। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में भारत ने कुछ प्रमुख निवेश में
नया संसद भवन बनाकर दिया है। पश्चिमी अफ़गानिस्तान में सल्मा डैम जो है वो वहाँ पर निर्मित किया है और डेलाराम जर्ज राज्य मार्ग है वो भी यहाँ पर भारत ने निर्मित करके दिया है। एक बार अफ़गानिस्तान की अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा-सा है कि तालिबान आंदोलन जो है वो एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य 1900 उदय जो है 1994 में किया गया था और तालिबान पुश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ज्ञानार्थ छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं, ये स्वयं को तालिबानी छात्र कहते हैं। इससे पहले 1996 से 2001 तक तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर रखा था और सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर अल-कायदा के आतंकवादियों ने हमला किया। इसके बाद अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा, जब अमेरिका ने वहाँ पर आक्रमण किया। तो ये पूरा टॉपिक जो था वो तालिबान के ऊपर हमने डिस्कशन किया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच मालगाड़ी परिवहन शुरू। तो यहाँ पर भारत रेलवे और बांग्लादेश रेलवे के संयुक्त प्रयासों से भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहाल हुई हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग के मध्य स्थापित मालगाड़ी का नियमित संचालन शुरू। यहाँ पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के दामनदीप स्टेशन से पत्थरों से लदी एक पहली मालगाड़ी बांग्लादेश के लिए रवाना 1 अगस्त 2021 को की गई। भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर संपर्क रहा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की शेख हसीना दोनों के द्वारा यहाँ पर हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी बांग्लादेश के रेल लिंक को 17 दिसंबर 2020 को यात्रा एवं मालगाड़ी की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है हल्दीबाड़ी से 4.2 किलोमीटर है और चिल्हाटी से जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो 7.5 किलोमीटर है। दोनों देशों के बीच में ये जो लिंक किया गया है, ये 5 लिंक संचालन शुरू किए गए हैं। पेट्रोपोल भारत से, बेनापोल बांग्लादेश की ओर, ग्रेडे भारत से, दर्शन जो है बांग्लादेश का है वहाँ तक, और सिंहाबाद से रोहिण्यापुर तक, राधिकापुर से बिरौल तक, हल्दियाबाड़ी से चिल्हाटी तक। ये जो 5 रेलवे लाइन संपर्क साधे गए हैं ये भारत और बांग्लादेश के बीच में साधे गए हैं। भारत और तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक जो है 1965 के अंदर ही खोल दिया गया था और विभाजन के बाद असम और उत्तरी बंगाल की और जाने वाली ट्रेन तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र से होकर ही गुजरती थी। 1965 के अंदर जब युद्ध हुआ तो भारत और तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के बीच सभी रेल संपर्कों को प्रभावित तरीके से बंद कर दिया गया था। न्यू जीरो जो ढाका है, न्यू जीरो जो एक्सप्रेस एक प्रारंभ की गई थी, उसकी यात्रा की जो गाड़ी थी उसकी घोषणा 27 मार्च 2020 को संयुक्त रूप से की गई थी। ये सेवा कोविड-19 के चलते शुरू नहीं हो पाई। ये करनी थी यहाँ पर, वो प्रारंभ नहीं हो पाई। न्यू जलपाईगुड़ी ढाका न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस इसका पूरा नाम था। ये परियोजना प्रारंभ की जानी थी 27 मार्च 2021 को, पर कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। ये था सारा डिस्कशन और हमने भारत और बांग्लादेश के बीच मालगाड़ी परिवहन शुरू इस टॉपिक को डिस्कस किया है। अगला टॉपिक जो है उसके ऊपर ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ब्रिक्स सदस्य जो हैं देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं उष्णन के क्षेत्र में सहयोग एवं सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में तैयार एवं संगठित ब्रिक्स के कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म ब्रिक्स ARP के प्रचालन के लिए घोषणा। भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 27 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी छोटी खेतीवहर किसानों के लिए तथा सतत रूप से उपजाऊ बनाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए औद्योगिकी सहित कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी नीति, नवोउष्ण और क्षमताओं के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने के लिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। विज्ञान के केंद्रीकृत कृषि के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में ब्रिक्स ARP जो है उसे कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्यनीति संयोजित की जाए। इसके लिए टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा दिया गया और दुनिया में भूख, कुपोषण, गरीबी तथा असमानता के मुद्दों के साथ संबंध में यहाँ पर संबोधित किया गया और समाधान निकालने के सहयोग के बारे में चर्चा की गई। विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत का
फोकस संगठित है, फोकस यहाँ पर इस संगठन पर है। ये था महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट जो है वो सिटी रैंक जो है 2020, जो शीर्षक है इस रिपोर्ट का, जो इस रैंक का, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंक जो है 2020, उसमें 9वां स्थान आया है यहाँ पर भारत का। और यहाँ पर ये जो जारी की गई है ये 28 जुलाई 2021 को जारी की गई है। उसमें शीर्ष स्थान लंदन का आया है। यहाँ पर देखना होगा कि 2,50,000 तथा कम से कम 2 विश्वविद्यालय सबसे हॉली क्यू बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक में शामिल होने चाहिए। और इसी के साथ विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिक्षा और गुणवत्ता पर जोर दिया जाए, छात्र मिश्रण और उनकी गतिविधियों और उनके संकेतात्मक के आधार पर किया गया है। लंदन की जो है उन्होंने बेस्ट टॉप किया है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंक यहाँ पर बनाई गई है। लंदन की यूनिवर्सिटी ने बेस्ट किया है। ठीक है, ये था रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रैंक के शीर्ष 100 के स्थान पर बनी है भारत। भारत का स्थान जो है वो 100 में सफल बनाने में भी सफल नहीं रहा है। मुंबई जो है वहाँ पर 49.9 के ओवर ऑफ स्कोर किया है। साथ ही साथ 106वें स्थान पर मुंबई जो है वो बना है। यह जो है ये रैंक जो है बेंगलुरु की है। बेंगलुरु का स्कोर जो था ओवरऑल 100 से स्कोर करना था यहाँ पर, तो यहाँ पर बेंगलोर का जो स्कोर रहा है 48.3 ओवर स्कोर रहा है और 110 इनका रैंक है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस बात का सुनिश्चित करती हैं कि छात्रों की प्रतिक्रियाएँ कैसी हैं, उनकी गतिविधियाँ कैसी हैं, उनके आधार पर इनको स्कोर किए गए थे और यहाँ पर उनका रैंक दिया गया था। तो यहाँ पर भारत का जो रैंक है वो बहुत ही कम रहा है और 2 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर इस रैंक में आए हैं, मुंबई और बैंगलोर। मुंबई का 106 रैंक है और बैंगलोर का 110 रैंक है। ये था रिपोर्ट। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। विश्व में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को मिला आविष्कार का पैडेड। ठीक है, क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में फूड कंसिस्टेंट बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री नवाचार का एक पैटर्न है जो 2021 के अंदर आया था। ये जो पैटर्न है इसके आधार पर यह बताया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया। इस पैटर्न में मानव को नहीं दिया गया है बल्कि DABUS डिवाइस ऑफ ऑटोनॉमस बूस्ट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटर्स उसको दिया गया है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को दिया गया है। ऐसा विश्व की पहली बार हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के निर्णय को बुद्धिमत्ता संप्रदा और विशेषणों की ओर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ये था टॉपिक। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में डिस्कशन किया है और कौन-कौन से मुद्दे किए हैं एक बार मैं आपके साथ वापस डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और यहाँ पर हमारा लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। तो विश्व में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को शामिल करा आविष्कार। दक्षिण अफ्रीका का ये आविष्कार था और एक पैमाना बनाया गया था, उसके अंदर इसका डिस्कशन किया गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंक 2022, इसके अंदर भारत की 2 जो हैं सिटी हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आई हैं। तो पहला है मुंबई जो 106 रैंक पर आई हैं और बेंगलोर हैं जो 110 रैंक पर आई हैं। टॉप जो आई हैं वो लंदन आई हैं। इसको जारी 28 जुलाई को किया गया था। साथ ही साथ इससे पहले ब्रिक्स जो हैं कृषि अनुसंधान मंच के प्रचलन की घोषणा की गई है। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 27 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था भारत से। भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य मालगाड़ी परियोजना शुरू की गई है। उसके तहत यहाँ पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। 1 अगस्त 2021 को यहाँ पर पहली मालगाड़ी रवाना कर दी गई थी। ठीक है, और ये 5 जो है मेन लिंक्स हैं उनके मध्य किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के बारे में बताया गया है कि तालिबान का फिर अफगानिस्तान पर कब्जा। अफगानिस्तान का कब्जा जो है 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर तालिबान के द्वारा कर लिया गया था। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने चीन की 3 बालक की नीति जो है उसे मंजूरी मिल गई है। 2021 में 20 अगस्त को यहाँ पर औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दी गई थी। अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में राजनीतिक संबंध में समाप्ति की घोषणा ये 24 अगस्त 2021 को की गई थी। भारत और अमेरिका ने एसजीपी के दूसरे संशोधन पर किया हस्ताक्षर। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और भारत और अमेरिका के बीच में जो भी ये मुद्दे आए हैं इसे रिन्यू किया गया है। पहले 2019 तक थे, अब 2021 तक थे, अब उन्होंने बढ़ाकर वैधता को बढ़ा दिया है। 2026 इसकी वैधता कर दी है। चीन के द्वारा वर्ष 2020 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जीरो एमिशन हो कार्बन का। तो उसके ऊपर यहाँ पर 2060 के लिए एक घोषणा की गई है। साथ ही साथ उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी और नवीन स्रोतों के ऊपर जोर दिया है और उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी जोर दिया है। उससे
पहले हमने वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें शीर्ष पर रहा सिंगापुर और चांद जो है वो अंतिम राष्ट्र बना था। और 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स थी और राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा इसकी प्रकाशन किया गया। कोविड-19 2019 ने एशिया और पैसिफिक में 75 मिलियन से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के अंदर धकेल दिए गए हैं। ये एडीबी की रिपोर्ट थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट थी। ये 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी और ये जो एशियन बैंक डेवलपमेंट के द्वारा ही जारी की गई थी कि इंडिकेटर ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021। और उससे पहले भारत और माले के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में हस्ताक्षर हुए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। और यहाँ पर भारत 100 मिलियन डॉलर और 40 करोड़ रुपए की सॉफ्ट लोन की सहायता देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय पॉडकास्ट। अंतरराष्ट्रीय जो भी यहाँ पर डिस्कशन हुए थे इंटरनेशनल अगस्त के मंथ में, वो सारे हमने यहाँ पर इस सीरीज में डिस्कस कर लिए हैं। अगली सीरीज में मिलते हैं, वहाँ पर हम नेशनल के जो भी डिस्कशन होगा, नेशनल के मुद्दे होंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।